हेलो एवरीवन। आज हम लोग फार्माकोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। फार्माकोलॉजी 6 सेम एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, राइट। अभी हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स करने वाले हैं। तो केमिकली एंटी माइक्रोबियल एजेंट सबसे पहले क्या होते हैं उसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। अ केमिकल सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच हैज़ अ कैपेसिटी टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई और वायरस एक्सेट्रा। मीन्स ऐसे केमिकल मॉइटीज़ या ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो कि अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने खुद प्रोड्यूस किए हैं और वो हेल्पफुल हो रहे हैं फॉर किलिंग, और या फिर उनमें ऐसी कैपेसिटी है कि वो एक तो इनहिबिट कर सकते हैं दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को, या फिर किल कर सकते हैं दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, या फंजाई को, बैक्टीरिया को, वायरसेस को, ऐसे। तो इनको हम बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। मीन्स खुद एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्ट होके दूसरे अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं, ठीक है। ये होते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। अभी एंटीबायोटिक्स, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, एंटी माइक्रोब्स, ये सारे के सारे जो भी एजेंट्स हैं वो सेम है, वन एंड द सेम थिंग है, ठीक है। अभी एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जो है उनमें बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन भी होता है एंड बैक्टीरियोसाइडल एक्शन जो है वो भी होता है। बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन मतलब जो भी बैक्टीरिया है उससे इनहिबिट करना, उनकी जो ग्रोथ है, उनकी जो मल्टीप्लिकेशन है, उन्हें इनहिबिट करना, ठीक है। उन्हें किल नहीं करना है, उन्हें इनहिबिट करना है। मीन्स ग्रोथ को स्टैटिक करना, रोकना। एंड बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट मीन्स जो भी एक्टिविटी है या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपनी एक्टिविटी शो कर रहे हैं डायरेक्टली उन्हें किल कर देना, ठीक है। यानी उनकी ग्रोथ को ही इनहिबिट कर देना, पूरी ग्रोथ को किल कर देना, ठीक है। यानी उसके आगे वो मल्टीप्लाई नहीं हो पाएंगे। ये हो गया बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरियोसाइडल का डिफरेंस। उसके बाद में है हिस्ट्री। अभी एंटी माइक्रोबियल जो एजेंट्स हैं उनकी हिस्ट्री क्या है, वो कैसे डेवलप हुए वह। तो हिस्ट्री में आता है जो डोमैक करके एक साइंटिस्ट थे, इन 1935 वो वर्क कर रहे थे ऑन प्रोटोसिल रेड डाई, ठीक है। अभी ये जो डोमैक है, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1935 में वर्क किया था प्रोटोसिल रेड डाई में। अब ये जो प्रोटोसिल रेड डाई है उसकी खुद की एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी थी, ठीक है। उसमें एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी थी, बट कैसे थी? इन विवो थी। इन विवो मीन्स इनसाइड द बॉडी। इनसाइड द बॉडी वो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है वो शो कर रहा था, जहाँ पे वेयर कन्वर्टेड इनटू सल्फोनामाइड ग्रुप एंड शोज एंटी माइक्रोबियल एक्शन। मतलब जो प्रोटोसिल रेड डाई है इसकी जो ये पूरी मॉइटी थी वो अंदर जाके कोई तो भी एंजाइमेटिक उसका डिग्रेडेशन हो रहा था या एंजाइमेटिक उसका क्लीवेज हो रहा था और वो कन्वर्ट हो रहा था सल्फोनामाइड ग्रुप में। अगर ये सल्फोनामाइड ग्रुप जो है अगर वो इसमें कन्वर्ट हो रहा था, इसका मतलब उसमें खुद सल्फोनामाइड जो ग्रुप है उसमें एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी थी। इसका मतलब क्या हो गया, प्रोटोसिल रेड डाई लेने के बाद हमें एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी मिल रही थी। कहाँ पर? इन विवो, ठीक है। इन विवो मीन्स इनसाइड द बॉडी, ठीक है। उसके बाद में है पेनिसिलिन्स जो है वो डिस्कवर हुए थे बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929, ठीक है। फिर 1944 में स्ट्रेप्टोमाइसिन्स जो है वो डिस्कवर हुए थे बाय अब्राहिम साइंटिस्ट के थ्रू, और जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था इन 1952। 44 में उन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन डिस्कवर किया था एंड 1952 में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। तो क्या कुछ हिस्ट्री के बारे में। अभी हमें पता है कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स या कोई भी हम अगर कोई भी ड्रग ले रहे हैं तो 100% उसका साइड इफ़ेक्ट तो होने ही वाला है, ठीक है। बट एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइप के जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करने में आते हैं पेशेंट को। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है उनमें से कुछ जो प्रॉब्लम्स है वो होते हैं लो थेराप्यूटिक इंडेक्स, टॉक्सिसिटी काफ़ी हाई हो जाती है, ठीक है। ड्रग रेजिस्टेंस हो जाते हैं पर्टिकुलर पेशेंट वो पर्टिकुलर एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के लिए। उसके बाद में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस देखने को मिलती है, या फिर बोल सकते हैं सुपर इन्फेक्शंस देखने को मिलते हैं। मतलब अगर हमने ऐसे हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं कि प्रॉब्लम्स जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं विच इज़ एसोसिएटेड विद द यूज़ ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, ठीक है। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है टॉक्सिसिटी। अब टॉक्सिसिटी दो टाइप्स की हो सकती है। फर्स्ट टॉक्सिसिटी हो सकती है लोकल इरिटेंसी, जो कि लोकली अगर हमने पर्टिकुलर एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स को इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन वगैरह दिया तो एट द साइट ऑफ इंजेक्शन वो एब्सेस फॉर्मेशन कर सकते हैं। मीन्स पस वगैरह सेल्स के फॉर्मेशन हो सकते हैं, और लोकल इरिटेशंस, पेन, ये सब जो है लोकल साइट पे हो सकता है। लोकल, इसको हम लोकल इरिटेंसी बोलते हैं। मीन्स एट द साइट ऑफ पेन कुछ प्रॉब्लम हो रही है हमें, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड वाला जो है वो है सिस्टमिक टॉक्सिसिटी। मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कोई पर्टिकुलर एंटी माइक्रोबियल एजेंट सिस्टमिक ओरली दिया तो वो गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज कर रहा है, या सिस्टमिकली अगर हमने दिया तो वो ब्लड सर्कुलेशन में रीच करके
करके थ्रोम्बस फॉर्मेशन कर रहा है। थ्रोम्बस फॉर्मेशन मतलब जो भी प्लेटलेट्स है उनको एग्रीगेट कर रहा है, ठीक है, एग्रीगेट करके क्लम्स फॉर्मेशन कर रहा है, क्लॉट फॉर्मेशन कर रहा है। ये हो गया सिस्टमिक टॉक्सिसिटी। लोकल टॉक्सिसिटी एंड सिस्टमिक टॉक्सिसिटी, दो टाइप से एंटीबायोटिक टॉक्सिसिटी जो है वो शो कर सकते हैं। अभी जो भी एंटीबायोटिक है अगर उनमें सिस्टमिक टॉक्सिसिटी तो है, सारे एंटीबायोटिक्स में सिस्टमिक टॉक्सिसिटी होती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम एंटीबायोटिक्स के एडवर्स इफेक्ट्स होते ही है, ठीक है, हम सबको पता है। बट जो सिस्टमिक टॉक्सिसिटी है वो अगर कम रही एंड जो थेराप्यूटिक इंडेक्स अगर ज़्यादा रहा, मीन्स सिस्टमिक टॉक्सिसिटी लो होनी चाहिए एंड थेराप्यूटिक इंडेक्स जो है वो हाई होना चाहिए। दिस साइन रिप्रेजेंट्स हाई एंड दिस विल रिप्रेजेंट्स लो और डिक्रीज, ठीक है। टॉक्सिसिटी कम होनी चाहिए एंड थेराप्यूटिक इंडेक्स जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। अगर थेराप्यूटिक इंडेक्स ज़्यादा है इसका मतलब हम जो पर्पस के लिए एंटीबायोटिक ले रहे हैं उसका यूज़ है। बिकॉज अगर थेराप्यूटिक इंडेक्स ही कम है और टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा शो कर रहा है एंटीबायोटिक, तो मतलब ही नहीं है ना कुछ लेके उसे, क्योंकि हमें एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा देखने पड़ेंगे और उस एडवर्स इफेक्ट को ट्रीट करने के लिए हमें दूसरा सब्स्टिट्यूट ड्रग लेना पड़ेगा उसको ट्रीट करने के लिए। तो इसका मतलब क्या है, वेस्ट ऑफ यूज़ है। मतलब हमें ये जो इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है इसे देखना पड़ेगा कोई भी एंटीबायोटिक का थेरेपी सिलेक्शन के पहले। देन सेकेंड वाला जो प्रॉब्लम है एसोसिएटेड टू द एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी वाज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। अब हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस मतलब क्या होता है कि अनडिज़ायरेबल रिएक्शंस जो है वो होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं बाय आवर नॉर्मल रिस्पॉन्स। मीन्स फॉर एग्जांपल अब हम एंटीबायोटिक्स तो ले रहे हैं पर वो एंटीबायोटिक्स के खुद के अनडिज़ायरेबल रिएक्शंस भी हो सकते हैं। अनडिज़ायरेबल रिएक्शंस या फिर उस एंटीबायोटिक को हमारी बॉडी एज एन फॉरेन मटेरियल ट्रीट करके कोई अनडिज़ायरेबल इम्यून रिस्पॉन्स भी जनरेट कर सकती है, राइट। तो उस इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो इन द फॉर्म ऑफ एलर्जी जनरेट कर सकती है या फिर ऑटो इम्यूनिटी के थ्रू जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस जो है वो शो कर सकती है। फॉर एग्जांपल सल्फोनामाइड्स जो है वो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम जो है वो प्रोड्यूस करता है। अभी आपके लिए एक टास्क है, जस्ट वीडियो पॉज करो और गूगल पे जाके सर्च करो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम करके, इमेजेस पे जाओ और मुझे बताओ कि वो कैसे है, ठीक है। आपको कब मैं बता रही हूँ, आपको ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे सल्फोनामाइड्स की जो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कॉज करती है करके, ठीक है। ये करो। उसके बाद ड्रग रेजिस्टेंस, ठीक है। थर्ड टाइप या थर्ड प्रॉब्लम जो है जो कि मेजर प्रॉब्लम है एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी से रिलेटेड वो है ड्रग रेजिस्टेंस। अब ड्रग रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है कि कोई भी पर्टिकुलर बॉडी या कोई भी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक पर्टिकुलर ड्रग के लिए रेजिस्टेंट हो जाता है। हमें पता है कि अगर हम कोई डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें बोलता है कि ये एंटीबायोटिक्स की थेरेपी है, इसे आपको 7 दिन तक पर्टिकुलरली लेना है, ठीक है। 7 दिन के लिए पर्टिकुलरली 3 टाइम्स लेना ही है आपको, ठीक है, विदाउट एनी फेल। अगर आपने एक भी डोज मिस किया तो मतलब क्या हुआ, आपकी बॉडी रेजिस्टेंट हो जाती है उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स से। रेजिस्टेंट होना मतलब उस टाइम पे या उस जो किलिंग डोज रहती है पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया होता है वो आप नहीं लेते हो, ठीक है। तो क्या होता है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट होते हैं। तो क्या करते हैं वो, अगर जो पुराने पॉपुलेशन अगर किल भी हो जाती है जिसमें रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, बट अब क्या है, जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बच जाते हैं जिनमें रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है, वो जब रिप्लिकेट करते हैं तो फिर उस टाइम पे जब आप वही डोज वापस देने वाले हो उस पेशेंट को तो वो इफ़ेक्टिव नहीं होता है, ठीक है। वो बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं होता है इन द सेंस कि जनरली जो एक्टिविटी आपको पहले मिल रही थी वो एक्टिविटी अब आपको नहीं मिलेगी क्योंकि आपकी बॉडी रेजिस्टेंट नहीं होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रेजिस्टेंट हो जाते हैं उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स से, ठीक है। यही हम लोग शॉर्ट में मतलब मैंने आपको बता दिया है। अभी हम लोग वर्ड टू वर्ड देखने वाले हैं। नेचुरल रेजिस्टेंस, certain microbes lacks metabolic pathway or target site which is affected by the particular drug. For example, penicillin G not works on gram negative bacteria, ठीक है। नेचुरल रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में स्पेसिफिक पाथवेज होते ही नहीं है जिस पाथवे से ड्रग एक्ट करने वाली है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई एंजाइम को वो इनिबिट करने वाली है, फॉर एग्जांपल कोई ड्रग है XYZ वो कोई एंजाइम को इनिबिट करने वाली है, बट हो सकता है ना कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में वो एंजाइम ही ना हो, वो दूसरे पाथवे से अपना जो सिंथेसिस है या अपने जो प्रोडक्ट फॉर्म करना है उन्हें वो दूसरे मेटाबॉलिक पाथवे से करते हो। तो उस कंडीशन में वो ड्रग उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए इफेक्टिव होगी क्या? बिल्कुल भी नहीं होगी। इसका एग्जांपल सिंपली यहाँ पे पेनिसिलिन जी भी दिया है कि पेनिसिलिन जी जो है वो ग्राम पॉजिटिव में अच्छे से एक्ट करती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में बिल्कुल उसका एक्शन नहीं होता है, ठीक है।
तो अभी इसका एक और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि सल्फोनामाइड्स क्या होते हैं कि पर्टिकुलर डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज पे वर्क करती है, डिफरेंट एंजाइम्स को इनहिबिट करती है। फॉर एग्जांपल कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब वो क्या करते हैं, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली फोलिक एसिड का सिंथेसिस नहीं होने देती है। फोलिक एसिड सिंथेसाइज नहीं होगा मीन्स प्यूरिन पायरिमिडीन सिंथेसाइज नहीं होंगे। तो अभी सल्फोनामाइड्स क्या कर रही है, प्यूरिन पायरिमिडीन का सिंथेसिस यानी फोलिक एसिड का सिंथेसिस रोक रही है। बट हो सकता है कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो कि रेडीमेड फोलिक एसिड लेते हो बॉडी से, मतलब कोई बॉडी में गया हो और ह्यूमन का ही फोलिक एसिड यूज़ करते हो, तो उसके लिए सल्फोनामाइड उस ड्रग को किल करने के लिए सल्फोनामाइड मोइटी इंपॉर्टेंट है क्या? मतलब वेस्ट है वो, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाले, मतलब बिल्कुल भी यूज़ नहीं होने वाली है वो ड्रग उसके लिए, उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए जो डायरेक्टली ही अपना फोलिक एसिड ह्यूमन बॉडी से लेने वाला है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया नेचुरल रेजिस्टेंस का। उसके बाद में है एक्वायर्ड रेजिस्टेंट। ये एक्वायर्ड रेजिस्टेंस जो मैंने आपको 7 डेज़ का एंटीबायोटिक का जो थेरेपी बताया था ना, उसके बेस्ड पे है। एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच वर सेंसिटिव बिफोर। मतलब अभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है। कैसे कर लिया, क्यों किया? क्योंकि हमने कुछ डोज मिस किया है, कुछ डोज में ऊपर नीचे हुआ है, जिसकी वजह से पूरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल नहीं हुए, और जिसमें कुछ फैक्टर्स, कुछ रेजिस्टेंट फैक्टर्स प्रेजेंट थे, और अब अगर वो डिवाइड होते हैं तो वो सेंसिटिव नहीं है वो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स के लिए। अभी जो रेजिस्टेंस है मतलब ड्रग रेजिस्टेंस जो है वो अगर हमने एक्वायर्ड की बात की तो एक्वायर्ड किस टाइप से हो सकता है कि पर्टिकुलर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्होंने म्यूटेशन शो किया। ठीक है, म्यूटेशन शो किया मीन्स ये है पॉपुलेशन ऑफ माइक्रोब्स। मैंने आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में समझाने की कोशिश किया है कि ये है पर्टिकुलर पॉपुलेशन ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, यहाँ पे माइक्रोब्स की पॉपुलेशन मैंने दिखाई है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने एक एंटीबायोटिक, कोई भी XYZ एंटीबायोटिक इस पॉपुलेशन को दिया, इस पॉपुलेशन को दिया मतलब इसको किल करने के लिए दिया। ठीक है, इस पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए हमने कोई भी एक एंटीबायोटिक दी, और इसमें से बहुत सारे माइक्रोब्स जो है वो किल भी हो गए। ठीक है, बट कुछ जो माइक्रोब्स है जिनमें रेजिस्टेंट जीन्स प्रेजेंट हैं वो रह गए। अब हमने नेक्स्ट टाइम उस डोज को नहीं दिया। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि जो रेजिस्टेंट जीन कंटेनिंग माइक्रोब्स है उनका सेल डिवीजन हुआ। ठीक है, उनका सेल डिवीजन हुआ, उन्होंने अपना एक न्यू पॉपुलेशन जो है वो फॉर्म किया। न्यू पॉपुलेशन फॉर्म किया मीन्स ये एक अपना न्यू पॉपुलेशन है। ठीक है, ये एक न्यू पॉपुलेशन उन्होंने फॉर्म किया जो कि ड्रग को रेजिस्टेंट है। मीन्स अब यहाँ पे क्या होगा कि वो वापस जितने सेंसिटिव पहले थे, मतलब जो डोज में एंटीबायोटिक की वो ऑलरेडी किल हो चुके थे, बहुत सारी पॉपुलेशन किल हो चुकी थी, बट अब जो रेजिस्टेंट डेवलप हुआ है उस पर्टिकुलर सेल में वो सेंसिटिव नहीं है। अब वो सेंसिटिव वो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हो गया कि ये हो गया वर्टिकल ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस। वर्टिकल ट्रांसफ़र इसलिए क्योंकि ये ऐसे इस डायरेक्शन में वर्टिकली ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, अभी आते हैं जीन ट्रांसफ़र। मतलब सेकेंड मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो सकता है पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, वो होता है जीन ट्रांसफ़र के थ्रू। ठीक है, अब जीन ट्रांसफ़र के थ्रू होता है मतलब इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस। अब जीन ट्रांसफ़र्स कितने टाइप के हो सकते हैं? फर्स्ट हो सकता है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है बिटवीन वन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू द अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और उस टाइम पे जो पर्टिकुलर एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पास अगर रेजिस्टेंट जीन है तो वो ट्रांसफ़र होता है दूसरे वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पास थ्रू फिजिकल कॉन्टैक्ट। ठीक है, फिजिकली वो कॉन्टैक्ट होता है उनका। उसके बाद में सेकेंड वाला होता है ट्रांसफॉर्मेशन। सेकेंड वाला जीन ट्रांसफ़र का मेथड है ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक रेजिस्टेंट बैक्टीरियम है, वो रिलीज़ करता है रेजिस्टेंट जीन इन द एनवायरनमेंट और द मीडियम, एंड वो जो रेजिस्टेंट जीन, जब अगर एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अगर उसके पास रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है तो वो रेजिस्टेंट जीन जो है वो रिलीज़ करता है एनवायरनमेंट या मीडियम में। ठीक है, अब वो मीडियम में रिलीज़ करने के बाद जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सेंसिटिव है वो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक को लेके, बट वो जो अगर उन्होंने ये जो रेजिस्टेंट जीन जो फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने रिलीज़ किया है अगर वो दूसरे वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने ले लिया तो वो क्या हो जाता है, जो सेंसिटिव वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रेजिस्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो रेजिस्टेंट था उसने अपना जीन रिलीज़ किया, और जो दूसरा सेंसिटिव था उसने वो जीन लेके रेजिस्टेंट बन गया। थर्ड इज़ ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या होता है कि जो जीन ट्रांसफ़र है वो होता है थ्रू बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज मतलब बैक्टीरियोफेज इज़ अ वायरस विच कैन इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। ठीक है, ये बैक्टीरियोफेज क्या है, ये
इसके पास एक रेजिस्टेंट जीन है। वो रेजिस्टेंट जीन वो पर्टिकुलर सेल्स में रिलीज़ कर देता है जब वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने जा रहा है, ठीक है। अब अगर वो रेजिस्टेंट जीन बैक्टीरिया पे रिलीज़ हो चुका है, इसका मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन होने वाली है सेल डिवीजन की बैक्टीरिया की, वो रेजिस्टेंट जीन या फिर आर फैक्टर कंटेनिंग होने वाली है। मीन्स रेजिस्टेंट जीन कैरिंग जो बैक्टीरिया है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो होने वाला है। इसका मतलब एंटीबायोटिक का असर होने वाला है क्या उसमें? बिल्कुल भी नहीं। टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो रेजिस्टेंट कैसे हो सकते हैं, कौन से टाइप से हो सकते हैं? तो फर्स्ट इज ड्रग टॉलरेंट। फॉर एग्जाम्पल द बैक्टीरिया अडॉप्ट एन अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ फोलिक एसिड सिंथेसिस अगेंस्ट सल्फोनामाइड्स। जैसे मैंने आपको बताया कि हो सकता है सल्फोनामाइड से सल्फोनामाइड जो पाथवे, जो पावा वाला पाथवे है, उससे अल्टर करके कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दूसरा पाथवे यूज़ कर रहा है, तो उस टाइम पे सल्फोनामाइड्स की कोई एक्शन आएगी क्या उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में? नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हो गया एक है ड्रग टॉलरेंट। ये हो गया ड्रग टॉलरेंट, मतलब वो पर्टिकुलर ड्रग को टॉलरेट करके पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट पाथवे यूज़ कर रहा है फॉर सिंथेसिस ऑफ फोलिक एसिड, ठीक है, फॉर सर्वाइवल। सेकेंड है ड्रग इम्परमिएबल। यहाँ पे अभी दो कंडीशन हो सकती है, ठीक है। अगर हमने कोई ड्रग दिया है, ठीक है, उस ड्रग का ट्रांसपोर्ट होना मीन्स इन्फ्लक्स ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के थ्रू। यहाँ पे एक इन्फ्लक्स ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होता है जिसके थ्रू ड्रग जो है वो एंटर होता है। अगर बैक्टीरिया ने कुछ चेंजेस अडॉप्ट किए और उस जो इन्फ्लक्स ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है उसमें चेंजेस करके उन्होंने ड्रग की परमिएशन को इनिबिट कर दिया, मीन्स ड्रग की परमिएशन कम कर दी, तो जो ड्रग यहाँ पे एंटर होने वाले थे पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में, तो वो कम होंगे मीन्स रिक्वायर्ड एक्शन जो है वो हमें नहीं मिलेगा एंटीबायोटिक का, राइट। या फिर सेकेंड मैकेनिज्म ऐसी हो सकती है कि हाँ चलो ड्रग एंटर हो भी गया, बट वो ड्रग कितने आवर्स के लिए रहने वाला था? फॉर एग्जाम्पल वो 1 आवर के लिए रहने वाला था, ठीक है, सेल में, और ताकि उसका एंटीबायोटिक एक्शन जो है वो मिल सके हमें। तो अगर वो सेल जो है ऐसा अडाप्ट हो गया, ऐसा चेंज हो गया कि उसने उसकी जो इफ्लक्स है वो बढ़ा दिया, ड्रग का जो इफ्लक्स है वो बढ़ा दिया, इसका मतलब जो ड्रग अभी 1 आवर रहने वाली थी अपने एक्शन शो करने के लिए, वो अभी सिर्फ 20 मिनट रह रही है, 20 मिनट रह के अब बाहर निकल जा रही है, क्योंकि उसका इफ्लक्स बढ़ गया। इफ्लक्स मतलब बाहर आने की जो सेल की आउटथ्रो है ना वो बढ़ गई है। मतलब अभी क्या होगा कि जो ड्रग का एक्शन है ना वो मिलेगा ही नहीं हमको, क्योंकि सिर्फ 20 मिनट वो सेल के अंदर रह पा रही है। तो 20 मिनट में जो वो अपना एक्शन शो करने वाली थी वो कर ही नहीं पा रही है, ठीक है। ये हो गया इफ्लक्स। एक तो इफ्लक्स कम कर दो, सॉरी एक तो इन्फ्लक्स कम कर दो या फिर इफ्लक्स बढ़ा दो, ठीक है। ये हो गया ड्रग का इम्परमिएबल नेचर। मतलब ये एक पर्टिकुलर थिंग है जो बैक्टीरिया अडाप्ट करती है। ये जो ड्रग इम्परमिएबल नेचर बैक्टीरिया ने अडाप्ट किया था उसका एग्जांपल है टेट्रासाइक्लिन्स। अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, अगर हमने उनसे एंटीबायोटिक दिया है टेट्रासाइक्लिन्स, तो सेम इन्फ्लक्स जो है वो कम हो जाता है टेट्रासाइक्लिन का कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, एंड इफ्लक्स जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद में है सुपर इन्फेक्शन। अभी सुपर इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हमने अगर कोई ह्यूमन को ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दिया है, ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम अगर हमने कोई ड्रग दिया है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ड्रग दिया है, तो वो क्या करेगा, एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ए है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ए को वो इनहिबिट करेगा, ठीक है, ऑफकोर्सली, क्योंकि उसका एंटीबायोटिक एक्शन है, तो वो एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट कर रहा है, उसकी एक्टिविटी को जो है वो कम कर रहा है या किल कर रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो इन्फेक्शन ए कॉज कर रहा था या इन्फेक्शन 1 जो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ए कॉज कर रहा था वो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़त्म कर देता है। बट यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा नेचुरल फ्लोरा होता है, हम प्रीबायोटिक्स लेते हैं तो, और कुछ हमारे जो गट बैक्टीरियाज होते हैं प्रेजेंट, राइट, तो ये क्या करता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ये इसे भी इनहिबिट कर देता है, ये हमारे गुड फ्लोरा को या गुड बैक्टीरिया को भी किल कर देता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि सुपर इन्फेक्शन हम इसे बोलते हैं, कि हमने एक पर्पज़ के लिए ड्रग लिया था कि हमें एक इन्फेक्शन को ट्रीट करना था, बट ये हमारी जो गुड बैक्टीरिया है या गुड फ्लोरा जो है उसे भी किल कर रहा है, ठीक है। तो अब ये जो गुड फ्लोरा है ना, इनका एक्शन क्या होता है? इनका एक्शन होता है न्यूट्रिशनल जो सिंथेसिस है ना उसे मेंटेन करके रखना। कुछ जो मोइटीज़ है या कुछ जो फूड मटेरियल्स है, ये सिर्फ ये जो गुड फ्लोरा है ये यही डाइजेस्ट कर पाते हैं, तो इनके वजह से जो न्यूट्रिशन सिंथेसिस है ये काफ़ी अच्छा होता है बॉडी का। और फ्लोरा जो है वो विटामिन के की जो सिंथेसिस है उसे भी देखते हैं। तो अगर ये गुड फ्लोरा या जो हमारी गट की फ्लोरा अगर इनहिबिट हो गई तो ये सारी जो डेफिशिएंसीज़ है वो हमें हो सकती है, ठीक है। उसके बाद में है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़। अभी वही इससे रिलेटेड ही है, सुपर इन्फेक्शन से रिलेटेड, कि अगर
अगर हमारा जो न्यूट्रिशन सिंथेसिस जो है वो रुक गया, इसका मतलब कैसे रुका, वो फ्लोरा को किल करके अगर रुक चुका है, ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ने हमारे फ्लोरा को भी किल कर दिया और हमारा न्यूट्रिशन सिंथेसिस जो है वो कम हो गया है, उसकी वजह से क्या होगा, हमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती है। मीन्स इफ द सुपर इन्फेक्शन अकर्स इट विल इनहिबिट द फ्लोरा एंड दिस विल लीड्स टू द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, वही जो मैंने आपको कहा। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और हमने सारे प्रॉब्लम्स जो भी एसोसिएटेड होते हैं विथ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के थ्रू, बहुत सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जैसे हमने देखा सुपर इन्फेक्शंस हो सकते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो सकती है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती है, उस पर्टिकुलर ड्रग की टॉक्सिसिटी हो सकती है, एंटीबायोटिक टॉक्सिसिटी हो सकती है, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो रेजिस्टेंट डेवलप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने प्रॉब्लम्स में देखी कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट से रिलेटेड में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। थैंक यू। अभी नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग सल्फोनामाइड्स स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।